तो दोस्तों शुरू करते हैं भाग नंबर 1 से। क्या कहता है अनुच्छेद 30? अनुच्छेद 30 भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों को एक बहुत ही खास अधिकार देता है, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित करने और चलाने का अधिकार। अगर कोई समुदाय अपनी भाषा, धर्म या संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यक है तो उसे अपने स्कूल कॉलेज खोलने और उन्हें चलाने की पूरी आज़ादी है। संविधान कहता है सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के स्कूल कॉलेज स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार होगा। तो दोस्तों दूसरा भाग है क्यों जरूरी है अनुच्छेद 30? भारत में हर समुदाय, हर धर्म और हर भाषा की अपनी पहचान है। अगर किसी अल्पसंख्यक को शिक्षा के क्षेत्र में अपनी संस्कृति के अनुरूप संस्थान खोलने का अधिकार न मिले तो उसकी परंपरा और भाषा धीरे धीरे मिट सकती है। अनुच्छेद 30 यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा में समान अवसर सबको मिले और कोई भी समुदाय अपने बच्चों को अपने संस्कारों को और मूल्यों के साथ पढ़ा सके। तो दोस्तों तीसरा भाग है क्या कहानी है अनुच्छेद 30 की। एक समय की बात है जब दिल्ली में एक छोटे से ईसाई समुदाय ने एक स्कूल खोला। स्कूल में बच्चों को आम विषयों के साथ साथ उनके धार्मिक और संस्कृतियों मूल्यों की भी शिक्षा दी जाती थी। कुछ साल बाद एक सरकारी नियम आया जिसमें स्कूलों पर सख्त नियंत्रण लगाया गया, लेकिन इस समुदाय ने कहा हमें अपने स्कूल कॉलेज चलाने का संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 30 के तहत मामला अदालत पहुंचा और अदालत ने कहा हाँ सबको अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 30 इन संस्थानों को विशेष संरक्षण देता है। यह फैसला सिर्फ स्कूल की जीत नहीं थी बल्कि पूरे भारत की विविधता की जीत थी। तो दोस्तों लास्ट भाग है क्या सीख मिलती है अनुच्छेद 30 से। दोस्तों अनुच्छेद 30 हमें सिखाता है कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान नहीं, पहचान की भी रक्षा का माध्यम है। हर समुदाय को यह हक है कि वह अपने मूल्य, परंपरा और संस्कृति के अनुसार अपने बच्चों को शिक्षित करे। यही सबको समान अवसर की सच्ची परिभाषा है, जहाँ शिक्षा बनती है पहचान की ढाल और संविधान का वरदान। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय संविधान। तो दोस्तों शुरू करते हैं भाग 1 से। क्या कहता है आर्टिकल 31? भारत के संविधान का आर्टिकल 31 मूल रूप से संपत्ति के आधार राइट टू प्रॉपर्टी से जुड़ा था। यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति उसकी अनुमति के बिना सरकार नहीं ले सकती, लेकिन अगर सरकार को किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि या संपत्ति चाहिए तो उसे उचित मुआवजा देना होगा। यानी संविधान यह सुनिश्चित करता है कि देश की प्रगति के नाम पर किसी की मेहनत या संपत्ति को जबरदस्ती छीना नहीं जाएगा। तो दोस्तों भाग 2 समझते हैं क्यों जरूरी था आर्टिकल 31। आज़ादी के बाद भारत में बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए, जैसे कि जमींदारी खत्म हुई, नए उद्योग बने, नई सड़कें बनी और नई परियोजनाओं की जरूरत पड़ी। लेकिन जब सरकार ने विकास के लिए जमीन इकट्ठी करनी शुरू की तो सवाल उठा क्या सरकार किसी की संपत्ति बिना उसकी इच्छा के ले सकती है? तभी आर्टिकल 31 लाया गया ताकि विकास भी हो और नागरिकों के अधिकार भी सुरक्षित रहे, यानी विकास और अधिकारों में संतुलन। तो दोस्तों इसका तीसरा भाग है क्या कहानी है आर्टिकल 31 की। दोस्तों एक गांव था जहां किसान पीढ़ियों से खेती कर रहे थे। सरकार ने वहां एक डैम बनाने का प्रस्ताव रखा जो हजारों लोगों के लिए पानी लाने वाला था। लेकिन जहां डैम बनने वाला था वहां की जमीन उन किसानों की थी जो वहां रहते थे। किसानों को डर था कि उनकी जमीन बिना मुआवजे के ले ली जाएगी। तभी किसानों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और तब अदालत ने कहा संविधान का आर्टिकल 31 हर नागरिक की संपत्ति की रक्षा करता है। सरकार को आदेश मिला कि अगर सार्वजनिक भलाई के लिए जमीन ली जा रही है तो उचित मुआवजा देना होगा और इस तरह विकास और इंसाफ दोनों साथ साथ चले। तो दोस्तों भाग नंबर 4 है क्या सीख मिलती है आर्टिकल 31 से। आर्टिकल 31 हमें सिखाता है कि देश का विकास भी तभी सार्थक है जब उसमें इंसाफ हो। सरकार को विकास का अधिकार है पर नागरिकों की संपत्ति और उसकी मेहनत की कीमत चुकाना उनकी जिम्मेदारी है। यह आर्टिकल हमें याद दिलाता है कि विकास और अधिकार दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। अगर अब भी सरकार किसी की संपत्ति लेती है तो उसे कानून के अनुसार मुआवजा देना पड़ता है। तो दोस्तों यही थी आर्टिकल 31 की कहानी, जहाँ विकास के साथ इंसाफ की भी गूंज साफ सुनाई दे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं भाग 1 से। क्या कहता है अनुच्छेद 32? दोस्तों अनुच्छेद 32 भारत के संविधान का वह प्रावधान है जो हर नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। अगर किसी व्यक्ति की आज़ादी छीनी जाए या उसे बिना कारण जेल में डाल दिया जाए या उसके साथ कोई अन्याय हो तो वह किसी की अनुमति लिए बिना सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर कह सकता है मेरे अधिकार मुझसे छीने गए हैं, मुझे न्याय चाहिए। तो दोस्तों इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था अनुच्छेद 32
तो दोस्तों भाग 1 से शुरू करेंगे। क्या कहता है अनुच्छेद 33? दोस्तों अनुच्छेद 33 कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह देश की सेना जैसे कि आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए मौलिक अधिकारों में कुछ सीमाएं तय कर सकती है। मतलब जहां एक आम नागरिक को पूरी आज़ादी है, वहीं सैनिकों और सुरक्षा बलों के लिए अधिकारों में देश की सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए थोड़ी सी रोकथाम लगाई जा सकती है। तो दोस्तों दूसरा बात समझते हैं क्यों जरूरी है अनुच्छेद 33। कल्पना कीजिए अगर हर सैनिक यह कहे कि मुझे बोलने की पूरी आज़ादी है, मैं किसी आदेश नहीं मानूंगा, तो क्या कोई सेना देश की रक्षा कर पाएगी? सेना और पुलिस जैसी संस्थाएं अनुशासन, आदेश और कर्तव्य पर चलती है, और उनमें जरा भी असहमति या अव्यवस्था आ जाए तो दुश्मन को हमला करने में देरी नहीं लगेगी। इसलिए संविधान ने कहा देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। अनुच्छेद 33 यह सुनिश्चित करता है कि जो लोग देश की रक्षा करते हैं वो अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च माने। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके अधिकार छीने जाते हैं, बल्कि उन्हें इस तरह सीमित किया जाता है कि वह अपनी जिम्मेदारी बेहतर ढंग से निभा सके। तो दोस्तों तीसरा भाग, क्या कहानी है इस अनुच्छेद की? साल 1962 की बात है। भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था। ठंडी पहाड़ियों में हजारों भारतीय सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे थे। एक सैनिक का नाम था वीर सिंह। उसे आदेश मिला कि तुम्हें इस मोर्चे पर टिके रहना है, चाहे हालत कैसे भी हो। उनके कुछ साथी बोले यह तो मोहित का रास्ता है, हमें भी बोलने की आज़ादी चाहिए। फिर वीर सिंह जी ने शांत होकर कहा, हम सैनिक हैं और हमारी आज़ादी देश की सीमाओं तक सीमित है। अगर हमने अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लिया तो देश की आज़ादी किस काम की? और वह सैनिक डटा रहा, परवरता रहा और अपने प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए। उसके बाद सेना ने उसे मरणोपरांत वीरता पुरस्कार दिया। जहाँ आम नागरिकों के लिए आज़ादी है, वहीं सैनिकों के लिए कर्तव्य ही सबसे बड़ा अधिकार है। तो दोस्तों भाग नंबर 4 समझते हैं, क्या सीख मिलती है अनुच्छेद 33 से? तो दोस्तों अनुच्छेद 33 हमें यह सिखाता है कि आज़ादी और अनुशासन का संतुलन ही असली ताकत है। हर नागरिक को आज़ादी चाहिए, पर जो देश की रक्षा करते हैं उनके लिए कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म है। यह अनुच्छेद हमें यह भी सिखाता है कि देश की आज़ादी की कीमत उन लोगों ने चुकाई है जिन्होंने अपने अधिकार नहीं बल्कि अपना जीवन देश को समर्पित किया। वो नहीं पूछते कि उन्हें क्या मिला, वो बस निभाते हैं अपने कर्तव्य, क्योंकि उनके लिए संविधान का मतलब देश पहले बाकी सब बाद में। यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि सेना, पुलिस, BSF, CRPF, NSG या किसी भी सुरक्षा बल में आदेशी कानून है। उनके लिए कुछ अधिकारों में सीमाएं लगाना किसी दंड की तरह नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता है। उदाहरण के रूप से समझिए, जैसे कि आम इंसान सरकार पर बोल सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, संगठन बना सकता है, लेकिन सैनिक आदेश का पालन करेगा। सरकारी अधिकारी पर कुछ बोल नहीं सकता, किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि अगर सैनिकों ने आंदोलन शुरू कर दिया तो देश का अनुशासन टूट जाएगा। तो दोस्तों आता है अनुच्छेद 33, जिस अनुच्छेद में सैनिकों को अपने कर्तव्य निभाने का पालन करने का अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं भाग 1 से। क्या कहता है अनुच्छेद 34? दोस्तों अनुच्छेद 34 कहता है कि जब देश के किसी हिस्से में सेना की तैनाती हो या आपातकालीन जैसी स्थिति पैदा हो, वो वहाँ के नागरिकों के मौलिक अधिकारों में स्थायी सीमाएं लगाई जा सकती है। मतलब जब देश संकट में हो, जब सुरक्षा खतरे में हो, तो संविधान यह अधिकार देता है कि सरकार कुछ समय के लिए नागरिकों की आज़ादी सीमित कर सकती है ताकि देश फिर से अपनी स्थिति पर आ सके। तो दोस्तों दूसरा भाग समझते हैं, क्या जरूरी है अनुच्छेद 34? दोस्तों कभी कभी देश ऐसे हालात में पहुंच जाता है जहां कानून और न्याय से ज़्यादा जरूरी होता है शांति और नियंत्रण। जैसे कि अगर किसी क्षेत्र में विद्रोह, आतंकवाद या दंगा हो गया तो वह सामान्य कानून काम नहीं करता। तब सेना को विशेष अधिकार देने पड़ते हैं ताकि वे बिना डर के काम कर सके और देश में व्यवस्था और सुरक्षा को बना सके। अनुच्छेद 34 यह सुनिश्चित करता है कि देश कानून के साथ साथ अनुशासन और व्यवस्था से चले। तो दोस्तों तीसरा भाग समझते हैं, क्या कहानी है अनुच्छेद 34 की? दोस्तों साल था 1990। कश्मीर में तबाह बढ़ चुका था, चारों ओर गोलीबारी, डर और अफरा-तफरी थी। लोग अपने घरों में कैद थे। तभी सरकार ने सेना को उड़ाया। सेना में कर्नल अजय सिंह को आदेश मिला कि कश्मीरी घाटी में कानून व्यवस्था बहाल करनी है। उन्होंने देखा लोगों के अंदर गुस्सा भी था और डर भी था। हर ही घर एक कहानी कह रहा था। तभी कर्नल ने गहरी सांस ली और बोले, आज हमारे बंदूक किसी पर नहीं बल्कि देश की शांति पर तनी है। कई नागरिकों ने कहा हमारे अधिकार छीने गए हैं। लेकिन कुछ महीनों बाद जब हालात सामान्य हुए तो वही लोग बोले, अगर सेना नहीं होती तो शायद हम आज जिंदा नहीं होते। यही थी अनुच्छेद 34 की कहानी। कभी कभी अधिकारों की स्थायी सीमाएं देश को
देश की स्थायी शांति दिलाती है। तो दोस्तों चौथा पावर समझते हैं क्या सीख मिलती है अनुच्छेद 34 से। दोस्तों यह अनुच्छेद हमें सिखाता है कि कभी कभी अधिकारों से बढ़ाता है देश का अस्तित्व। कानून, आज़ादी, एक मानवाधिकार जरूरी है, लेकिन अगर राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहा तो ये सब किस काम का। अनुच्छेद 34 हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा और आज़ादी में संतुलन जरूरी है। यह अनुच्छेद देश की रक्षा में संविधान की दूरदर्शिता को दर्शाता है, क्योंकि जब भारत माता की हो तो संविधान भी कहता है पहले देश है फिर हम है। तो दोस्तों यही था अनुच्छेद 34।